अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उनमें अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात है इमरान खान साहब से, वो सर फहरिस्त है। और किस तरह ये कामयाब रही ये मुलाकात, और इमरान खान साहब ने अलीमा खान को सियासत में बात करने से रोक दिया, इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जस्टिस तारिक जहांगीरी को सुप्रीम कोर्ट ने काम करने की इजाजत दे दी है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसको सस्पेंड कर दिया, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे शमा जुनीजो साहबा के बारे में, कि जो उन्होंने कहा कि मुझे वजीर आजम साहब ने कहा था और वफद में हमने शामिल किया था, उस पर भी बात करेंगे। आखिर में नाजरीन, हम जो बात करेंगे वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। क्या सलमान आगा की जगह बनती थी कप्तान बनने के लिए? इसमें बात करेंगे। इतने बड़े इवेंट से पहले क्यों मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को साइड लाइन किया गया? और आखिर में हम बात करेंगे कि ईरान में एक शख्स को फांसी दे दी गई, क्यों दी गई, उसके मुहर्रिकात क्या थे, उस पर बात करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले आते हैं हम आज अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात। नाजरीन, आज मुलाकात का कोई दिन नहीं था, लेकिन फिर भी अली अमीन गंडापुर साहब को मुलाकात की इजाजत दी, जो कि 2 घंटे तक मुहित रही। कॉन्फ्रेंस रूम में ये मुलाकात हुई, बड़ी तवील मुलाकात थी, यानी 2 ढाई घंटे ये मुलाकात जारी रही। और उसमें मुल्क की अमूर के बारे में और स्पेशली जो जलसा हुआ था उसके बारे में भी बात की गई, और इमरान खान साहब को अपने कॉन्फिडेंस में लिया गया और उनको सारी बातें बताई गई। और इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और उन्हें काम जारी रखने का कहा, और कहा कि आप मुल्क की सियासत को भी देखिए। इस मुलाकात में फितना अल खारिज के बारे में भी बात की गई कि किस तरह दहशतगर्दी को खत्म किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है, उस पर भी बात की गई। इमरान खान साहब ने इसको सुना, और इमरान खान साहब ने ये कहा कि अली अमीन, मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है और आप मुकम्मल तौर पर काम जारी रख सकते हैं। नाज़रीन, इस ज़िम्न में बात करूँगा कि अली अमीन गंडापुर की मुलाकात बड़ी कामयाब रही, और इमरान खान साहब की जो मुकम्मल जो ताउन था, वो हासिल करने के बाद अली अमीन गंडापुर बगैर मीडिया टॉक किए वहाँ से तशरीफ़ ले गए। अब बात करते हैं, इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहिबा को पार्टी के मामला से दूर रहने के अहकाम जारी किए, और ये कहा कि पार्टी सियासत के अंदर आप बिल्कुल दखल न दें। नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा मरूसी सियासत के खिलाफ रहे हैं, और आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि उन्हें, अपनी बहन को भी उन्होंने ये कह दिया कि आप प्लीज़ पार्टी मामलात में दखल ना दें और पार्टी सियासत के अंदर ना आएँ। इमरान खान साहब ने अपनी हमशीरा अलीमा खान साहब से कहा कि जब आपकी मेरी मुलाकात हो, तो जो मैं पैगाम दूँ वो मिन-वन मीडिया तक पहुँचा दें और सवाल-ओ-जवाबात से गुरेज़ करें। नाज़रीन, ये एक अच्छा स्टांस है। इस वक़्त जो केपीके की सूरत-ए-हाल जारी है, इस मौका पर इमरान खान साहब का अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद एक अच्छे मुस्तकबिल की निशानदही कर रहा है। नाज़रीन, वो जलसे की बात करें तो कुछ ऐसे अफराद भी जलसे के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने अली अमीन गंडापुर और बाकी रहनुमाओं को जूते दिखाए। मुझे याद आ रहा है कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी एक जलसे के अंदर जूते दिखाए गए, तो उन्होंने किस तरीके से यू टर्न लेते हुए कहा कि मुझे पता है कि जूते महँगे हो गए हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आइंदा सस्ते जूते दिए जाएँ। अली अमीन गंडापुर साहब बजाय परेशान होने के कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता। व्यूअर्स, अब आते हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी की तरफ, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको काम करने से रोक दिया था। जो उनके फ़राइज़ मनसबी थे, उन्हें काम करने से रोक दिया था, यानी जुडिशियल वर्क से रोक दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया और उन्हें काम जारी रखने का कहा। व्यूअर्स, अब वो कहाँ गया जामिया कराची का वो जो सस्पेंशन ऑर्डर था कि हमने इनकी डिग्री सस्पेंड कर दी है और 3 साल के लिए ये काम नहीं कर सकते। अब मैं हमेशा कहता हूँ, इदारे जब कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर काम नहीं होता, इंसाफ नहीं होता, बुरा हाल हो जाता है। अब वो ऑर्डर कहाँ गया जो जामिया कराची ने दिया था, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस जहांगीरी को काम से रोका और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें काम जारी रखने का कहा। मैं पहले बात कर रहा था कि जामिया कराची के जो उस स्टांस का जो उन्होंने लिया था कि हमने सस्पेंड कर दिया डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो वो किस तरह काम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बेहतर फैसला कर सकती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे किसी को भी काम जारी रखने का कह सकती है। लेकिन ये अब सुप्रीम कोर्ट का मसला है, इसमें हम कोई बात तो कर नहीं सकते। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि कम से कम उनको तो पूछ लें कि जो जामिया कराची है, उन्होंने ये फैसला क्यों किया था। नाज़रीन, कुछ निजी टीवी चैनल्स पर तारिक जस्टिस जहांगीरी के जो दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि किसी ने कहा, एक ने कहा कि ये मुझसे सीनियर थे और एक ने कहा कि ये मुझसे जूनियर थे। यानी ये डिग्री इन्होंने ली है, मैं इनसे 1 साल पहले डिग्री ले चुका था, और एक ने कहा कि ये मेरे से 1 साल बाद डिग्री ली। यानी कि ये पढ़ते रहे वहाँ पर। अगर तमाम लोग जो वहाँ पे ये इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमें हमारे साथ पढ़ा और हमारे साथ इम्तिहान दिया, तो फिर जामिया कराची की स्टेटमेंट का क्या होगा नाज़रीन?
व्यूअर्स, अब बात करते हैं शमा जुनेजो पर, जो कि मैंने पहले भी परसों एक शो में कहा था कि ये कैसे गईं, कहाँ गईं, कौन लेकर गया, किसके हुक्म के मुताबिक बैठी, किसके हुक्म से इन्होंने वॉकआउट किया, किसके हुक्म से इन्होंने तस्वीरें बनवाई, किसके हुक्म से इन्होंने बैठ के चाय पी। वो मामला शमा जुनेजो ने खुद हल कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि आप हमारे साथ चलें। और जब प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं, वो किसी को भी अगर कह दें, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्हें जाना पड़ता है। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये वज़ारत ख़ारिजा को क्यों नहीं बताया, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी मर्ज़ी है कि उन्होंने क्यों इस उस डिपार्टमेंट को, यानी कि वज़ारत ख़ारिजा को बायपास किया और वो साथ लेकर गए। अब शमा जुनेजो का ये कहना है कि मैं जब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के कहने पे गई और वहाँ पे जब मैं वहाँ बैठी, वफ़द के साथ बैठी और मैंने वफ़द के साथ ही वॉकआउट किया, तो ये तमाम मामलात मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही कहे थे और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पर गई थी। काफ़ी दिनों से यूट्यूबर्स और निजी टीवी चैनल इस पे बात कर रहे थे, तो शमा जुनेजो ने इसका मामला हल कर दिया। अब देखना ये है, शमा जुनेजो का कहना था कि जब हम यूएन से वापस आ रहे थे, तो बाहर हम एक गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन गाड़ी के इंतज़ार करने से पहले मैंने और ख्वाजा आसिफ साहब ने इकट्ठे चाय पी और फिर हम गाड़ी का बाहर इंतज़ार करते रहे और फिर गाड़ी की पिछली सीट पर हम इकट्ठे ही बैठकर वापस गए अपने होटल के अंदर। व्यूअर्स, अगर आप ये अंदाज़ा करें कि अगर इकट्ठे बैठे, इकट्ठे चाय पी, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं पूछा कि बीबी तू कौन है? जैसे उनकी आदत है पूछने की, बीबी तू कौन है? उन्होंने उस वक़्त नहीं पूछा, क्योंकि वो जानते थे कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है। अब वज़ारत-ए-ख़ारिजा को क्यों बायपास किया गया? ये एक सवाल है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब इसका जवाब दे सकते हैं। नाज़रीन, अब आते हैं ज़रा पाकिस्तानी क्रिकेट की जानिब। जब भी कोई नई गवर्नमेंट बनती है, वो अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन ले आती है पीसीबी का, जो कि एक नॉन क्रिकेटर होता है, प्लेयर नहीं होता। अब होता क्या है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला तो देख सकता है, लेकिन जहाँ तक मामला आता है सिलेक्शन का, वहाँ आके भी वो सिलेक्टर्स को और चीफ सिलेक्टर को भूल जाते हैं और निकाल देते हैं और अपनी मर्ज़ी के, यानी सिफारशी लोगों को चीफ सिलेक्टर बना दिया जाता है और वो फिर अपनी मर्ज़ी की टीम बनाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि कोई किस हद तक खेल सकता है, यानी ओपनर जा सकता है, वन डाउन कौन जाएगा, यानी ये उस पीसीबी के चेयरमैन को नहीं पता होता, क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन को खिलवा रहा होता है चीफ सिलेक्टर और पीसीबी के चेयरमैन चूंकि खुद अपॉइंट कर चुके होते हैं चीफ सिलेक्टर को, इसलिए उसकी हर बात मानना पड़ती है। नतीजा आपके सामने आया कि जब भी इंडिया के साथ खेला गया तभी हमें शिकस्त हुई। क्यों हुई? क्या ये सियासत इन्वॉल्व हो गई है इसके अंदर कि इशारे करना क्रिकेटर्स का, कि क्रिकेटर्स इशारे कर रहे हैं? क्या ये सियासत है? इस तरह की सियासत जो कि खेल के मैदान में डाल दी गई है, सियासी लोग तो इशारे करते रहते थे, क्या प्लेयर्स भी इशारे करते हैं? अब सूरत-हाल ऐसी नज़र आती है कि क्रिकेट का मैदान नहीं, बल्कि वो सियासत की एक असेंबली बन चुकी है। व्यूअर्स, जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, तो पुराने जो आज़माए हुए खिलाड़ी होते हैं, उनके साथ खेला जाता है। अब कहा यह गया कि बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान को हम इसलिए निकाल रहे हैं कि नए लड़कों को खेलने का मौका दिया जाए। भाई, नए लड़के जो उनसे आए हैं, उनको तो अभी खेलना नहीं आता, इंटरनेशनली खेलना नहीं आ रहा। अभी वो चंद ही मैचेस खेले हुए हैं, वो क्या जानते हैं कि हमने कैसे करना है। इस तरह के इवेंट से पहले बाबर आज़म को और मोहम्मद रिज़वान को निकालना, ये कोई टेक्नीक समझ नहीं आई। ये सियासत है या खेल का मैदान? फैसला नाज़रीन आप करें। व्यूअर्स, अब आते हैं ज़रा ईरान की जानिब कि ईरान में एक शख्स को फांसी दे दी गई। उस शख्स का नाम था बेहमान शोबई। इस शख्स को फांसी इसलिए दे दी गई, उसने सरकारी इदारों का डेटाबेस हासिल कर लिया और ईरानी डेटा सेंटर्स में खलल पैदा कर दिए। यानी ये साबित हो गया, और जब उसके ऊपर ये इल्ज़ामात, पहले इल्ज़ामात थे, फिर इंक्वायरी हुई और जब इंक्वायरी के बाद साबित हो गया कि वाक़ई एक जासूस है, तो ईरान ने उसे फांसी दे दी। इसी तरह नाज़रीन, मैं ये कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के गद्दार जो मौजूद हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? जो इदारों के अंदर गद्दारी करते हैं, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता? अब अंदाज़ा करें कि ईरान के जो सरकारी इदारे थे, उन सरकारी इदारों का जो डेटाबेस हासिल कर रहा था, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो सरकारी इदारे हैं, उसके अंदर भी लोग करप्शन और लीकेज करते हैं चीज़ों की, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? ईरान की तर्ज पर क्यों नहीं चला जाता? चाइना की तर्ज पर क्यों नहीं चला जाता? जब भी कोई इस तरह का बंदा आता है, उसे सरेआम फांसी दे देते हैं और ईरान ने ये बहुत अच्छा किया। आइंदा के लिए आइंदा के लिए काम तो खैर ये जारी रहते हैं ना जासूसी के, लेकिन अब जासूसों को भी ये देखना होगा कि हम जो जासूसी कर रहे हैं, हमें सरेआम फांसी भी मिल सकती है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वही एंड में आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।